लंच के समय स्कूल के गेस्ट रूम में बैठा आलेख बेसब्री से अपनी दोनों बेटियों का इंतजार कर रहा था। आज वो उन्हें अपनी होने वाली पत्नी आशी से मिलवाना चाहता था। कल वो आशी से शादी करने वाला था। वो आशी की तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगा। उसे आशी बहुत ही सुलझी हुई और खूबसूरत लगती थी। आशी के लंबे स्ट्रेट बाल, आंखों में शरारत, दूध सा गोरा रंग और चाल ढाल तथा बात और व्यवहार में झलकता आत्मविश्वास। आशी के आगे संयोगिता उसे बहुत साधारण सी लगती थी। वो एक घरेलू महिला थी। संयोगिता से आलेख की अरेंज मैरिज हुई थी। शुरू में आलेख संयोगिता से भी प्यार करता था, पर आलेख की महत्वाकांक्षाएं काफ़ी ऊंची थीं। उसने अपने कैरियर में तेज़ी से छलांग मारी थी। वो आगे बढ़ता चला गया और संयोगिता पीछे छूटती गई। आलेख ने शहर बदला, नौकरी बदली और इसके साथ ही उसकी पसंद भी बदल गई। नई कंपनी में उसे आशी का साथ मिला। तब उसे समझ में आया कि उसे तो एक बला की खूबसूरत लड़की अपना जीवन साथी बनाने को आतुर है और कहाँ वो गवार संयोगिता के साथ बंधा पड़ा हुआ है। बस यहीं से उसका रवैया संयोगिता के प्रति बदल गया था और 1 साल के अंदर ही उसने खुद को संयोगिता से आज़ाद कर लिया था। पर वो अपनी दोनों बेटियों के मोह से आज़ाद नहीं हो सका था। दोनों बेटियों में अभी भी उसकी जान बसती थी। उसने आशी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था और अब दोनों कोर्ट मैरिज करके हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले थे। पर इससे पहले आशी ने ही इच्छा जताई थी कि वो उसकी बेटियों से मिलना चाहती है। इसलिए आज दोनों बच्चियों से मिलने उनके स्कूल आए हुए थे। आलेख अक्सर स्कूल में ही अपनी बेटियों से मिला करता था। तभी 4 नन्ही नन्ही आँखों ने दरवाजे से अंदर झांका तो आलेख दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें सीने से लगा लिया। 10 साल की निया थोड़ी समझदार हो चुकी थी, जबकि 6 साल की मिष्टी अभी नादान थी। आलेख ने उन दोनों को आशी से मिलवाते हुए कहा, देखो बच्चों, आज मैं आपको किनसे मिलवाने वाला हूँ। ये कौन है? इनके बाल कितने सुंदर हैं। निया ने पूछा तो आलेख ने गर्व से आशी की तरफ देखा और बोला, बेटी, ये आपकी मम्मी हैं। कल से ये आपकी नई मम्मी कहलाएंगी। कल ये आपके पापा की पत्नी बन जाएंगी। आशी ने प्यार से दोनों बच्चों की तरफ हाथ बढ़ाया तो थोड़ा पीछे हटती हुई निया ने पूछा, पर पापा, हमारी मम्मी तो हमारे पास ही हैं, फिर नई मम्मी की क्या ज़रूरत है? पर बेटा, ये मम्मी ज़्यादा अच्छी हैं, है ना? नो नेवर पापा, हमें नई मम्मी की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी मम्मी बहुत अच्छी हैं। एंड यू नो पापा, निया ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। क्या बेटी, बताओ। यू नो आई हेट यू फॉर दिस। ये कहकर रोती हुई निया ने मिष्टी का हाथ थामा और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। आशी ने जल्दी से अपने बड़े हुए हाथों को पीछे कर लिया। अपमान और शोभ से उसका चेहरा लाल हो उठा था। आलेख की आंखें भी पल भर में उदास हो गईं। उसे लगा जैसे उसके दिल का एक बड़ा टुकड़ा आज टूट गया है। उसने आशी की तरफ देखा और फिर आकर निढाल सा कुर्सी पर बैठ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी अपनी बेटी उससे ही नफरत करने लगेगी। आशी ने रूखी आवाज़ में कहा, चलो आलेख, यहाँ रुककर कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारी बेटियां मुझे नहीं अपनाएंगी। लगता है तुम्हारी पत्नी ने पहले से ही उनके मन में मेरे खिलाफ जहर भर दिया है। आलेख ने कुछ भी नहीं कहा। दोनों चुपचाप वापस चले गए। इधर संयोगिता ने जब सुना कि आलेख दूसरी शादी करने वाला है तो वो और भी टूट गई। उसने तुरंत अपनी सास शांति देवी को फ़ोन लगाया। मम्मी, कल आपका बेटा नई बहू लेकर आ रहा है। मुबारक हो, आपकी ज़िंदगी में एक बार फिर बहू का सुख वापस आने वाला है। चुप कर संयोगिता, तेरे सिवा मेरा ना कोई बहू है और ना ही कोई होगी। मैं शरीर से भले ही यहाँ हूँ, पर मेरा दिल अभी तेरे और तेरे दोनों बच्चियों के पास ही है। तू मेरी बेटी से बढ़कर है। तेरी जगह कोई नहीं ले सकता, समझी पगली? और जानती है तू मेरी बेटी कब बनी थी? कब मम्मी? उस रात जब मुझे तेज़ बुखार था। आलेख ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, पर तूने रात भर जागकर मुझे ठंडी पट्टियाँ लगाई थीं, मेरी सेवा भी की थी। उसी रात मैंने तुझे अपनी बेटी मान लिया था। मम्मी, आपकी जैसी माँ पाकर मैं धन्य हो गई। आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो आपका प्यार देखकर। कहते कहते वो रोने लगी तो सास ने टोका, देख बेटी, मुझे माँ कहाँ है ना, फिर रोने धोने की क्या ज़रूरत है। हमेशा मुस्कुराती रह मेरी बच्ची। अपने बेटे पर तो मेरा काबू नहीं, पर दुनिया की और किसी भी मुसीबत को तेरे पास भी नहीं फटकने दूंगी। जानती है ये बात? जी मम्मी, जब मेरे पति ने मुझे तलाक दिया था तब मेरे पास कोई नहीं था। मैं उनसे कोई सवाल भी नहीं कर सकी थी। तेरे गम को मैं समझ सकती हूँ। तलाक के बाद औरत मन से बिल्कुल अकेली रह जाती है, पर तू जरा भी चिंता ना कर। तेरे साथ हमेशा तेरी ये माँ रहेगी, तेरा मानसिक संबल बनकर। सास की बातें सुनकर रोते रोते भी संयोगिता के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। सास की बातों से उसे बहुत सुकून मिला था। आज वो अकेली नहीं, बल्कि सास का सपोर्ट उसके साथ था।
संयोगिता के अपने माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे। एक भाई था जो मुंबई में सेटल था। 3 बहनें थीं जिनका घर इसी शहर में था, पर चारों भाई बहनों ने उससे कन्नी काट ली थी। ऐसे में तलाक के बाद उसका और उसकी दोनों बच्चियों का संबल उसकी सास ही थी और ये उसके लिए बहुत बड़ा सहारा था। जब भी वो परेशान होती या अकेला महसूस करती तो सास से बात कर लेती। संयोगिता ने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली थी। सैटरडे संडे उसकी छुट्टी होती थी। उस दिन शांति देवी ज़रूर आती, उसके और अपने पोतियों के साथ समय बिताती, उनकी हर समस्या का हल निकालती और फिर शाम तक अपने घर लौट जाती थी। इधर दूसरी शादी के बाद जब भी आलेख ने और निया से मिलना चाहा तो निया ने साफ इनकार कर दिया। अब उसे अपने पापा से बात भी करना पसंद नहीं था। उसने पापा के बिना जीना सीख लिया था और मिष्टी को भी सिखा दिया था। वो उस पापा को कभी माफ़ नहीं कर पाई जिसने उसकी सीधी सादी माँ को छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ली थी। वक्त इसी तरह निकलता गया। नई शादी से आलेख को कोई संतान नहीं हुई थी। दिनों दिन आशी के नखरे बढ़ते जा रहे थे। आलेख का जीना मुहाल हो गया था। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे थे। आशी अक्सर घर से बाहर निकल जाती, आलेख भी देर रात शराब पीकर घर लौटता। शांति देवी ये सब देख समझ रही थी, पर वो अपने बेटे के स्वार्थी रवैये से भी अच्छी तरह से परिचित थीं। इसलिए उन्हें बेटे पर तरस नहीं बल्कि गुस्सा आता था। शांति देवी को अक्सर वो समय याद आता जब पति से तलाक के बाद उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था और वो था आलेख को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना। इसके लिए उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। स्कूल टीचर की नौकरी करते हुए बेटे को ऊंची शिक्षा दिलाई, काबिल बनाया। मगर अब एहसास होने लगा था कि कितना भी काबिल बना लिया मगर रहा तो वो अपने बाप का बेटा ही, जो बाप की तरह ही शराबी, स्वार्थी और बद दिमाग निकला। इधर शांति के द्वारा संयोगिता को अपनाने और हर जगह उसकी तारीफ किए जाने की वजह से नाते रिश्तेदारों का व्यवहार भी संयोगिता के प्रति काफ़ी अच्छा बना रहा। आलेख के चचेरे ममेरे भाई बहनों के घर कोई भी आयोजन होता तो संयोगिता और उसकी बेटियों को पूरे परिवार के साथ एक महत्वपूर्ण सदस्य की तरह आमंत्रित किया जाता और उनकी पूरी आवभगत की जाती थी। यही नहीं, आलेख के विवाहित दोस्त भी संयोगिता को अवश्य बुलाते। ये सब देखकर आलेख और आशी भुनभुनाते हुए घर लौटते। आशी चिढ़कर कहती, देख लो तुम्हारी रिश्तेदारी में हर जगह अभी भी मुझसे ज़्यादा संयोगिता की पूछ होती है। लगता है जैसे मैं जबरदस्ती पहुंच गई हूँ। तुम्हारी माँ भी जब देखो संयोगिता और उसकी बेटियों से ही चिपकी रहती हैं। आलेख समझाने के लिहाज से कहता, बुरा तो मुझे भी लगता है पर क्या करूँ आशी, संयोगिता के साथ मेरी बेटियाँ भी हैं ना, बस इसलिए चुप रह जाता हूँ। एक दिन तो हद ही हो गई। आलेख के एक दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी थी। आयोजन बहुत शानदार रखा गया था। आलेख के सभी दोस्त वहाँ मौजूद थे। आलेख ने इधर उधर नजरें दौड़ाई, उसे संयोगिता कहीं भी नजर नहीं आई। आलेख ने चैन की सांस लेते हुए आशी को कोहनी मारी और बोला, शुक्र है आज संयोगिता नहीं है। आशी मुस्कुराकर बच्चे को गिफ्ट देने लगी। तभी दरवाजे से संयोगिता और उसकी दोनों बेटियों ने प्रवेश किया। संयोगिता ने खूबसूरत सी बनारसी साड़ी पहन रखी थी और बाल खुले छोड़े थे। उसके आकर्षक व्यक्तित्व ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आशी जलबुन गई और आलेख पर अपना गुस्सा निकालने लगी। कुछ देर के बाद जब पार्टी उफान पर थी तो आलेख किनारे खड़े अपने दोस्तों के ग्रुप को ज्वाइन करता हुआ बोला, यार ये थोड़ा अजीब लगता है कि तुम लोग अब तक हर आयोजन में संयोगिता को ज़रूर बुला लेते हो। तुम लोग जानते हो ना कि मैं संयोगिता से अलग हो चुका हूँ, अब उसे बुलाने की क्या ज़रूरत। एक दोस्त गुस्से में बोला, क्या बात कह दी यार तूने, तू अलग हुआ है भाभी से, पर हम तो अलग नहीं हुए हैं ना। उनसे हमारा जो रिश्ता था वो तो रहेगा ही ना। पर क्यों रहेगा, जब वो मेरी पत्नी ही नहीं है तो तुम लोगों की भाभी कैसे हो गई। आलेख ने गुस्से में कहा तो एक दोस्त हंसता हुआ बोला, ठीक है यार, भाभी नहीं तो दोस्त ही सही। यही मान ले कि अब एक दोस्त की हैसियत से हम सब उन्हें बुलाएंगे। रही बात तेरी तो ठीक है, तेरी वर्तमान बीवी यानी आशी को भी हम न्योता भेज दिया करेंगे, मगर संयोगिता को नहीं छोड़ेंगे, समझा। इस बात पर काफ़ी देर तक उनके बीच तू मैं होती रही। आशी पास खड़ी सब कुछ सुन रही थी। अंदर ही अंदर उसे संयोगिता पर गुस्सा आ रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे संयोगिता उसकी खुशियों के आगे आकर खड़ी हो जाती है। आलेख और उसके बीच कहीं न कहीं संयोगिता अब भी मौजूद है। घर लौटते समय भी पूरे रास्ते आशी हमेशा की तरह आलेख से लड़ती झगड़ती रही। एक दिन शनिवार को जब शांति देवी बहू और पोती के साथ थी तो दोपहर में उछलती कूदती निया घर में घुसी। आते ही उसने माँ और दादी के पैर छुए। संयोगिता ने खुशी की वजह पूछी तो निया खुशी से चिल्लाई, मम्मा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं,
मुझे यहाँ के सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला है। सच बेटी? दादी ने खुशी से पोती को गले लगा लिया, मगर संयोगिता थोड़ी उदास स्वर में बोली, बेटा यहाँ दाखिले में और उसके बाद पढ़ाई में कुल खर्चा लगभग कितना आएगा? अब निया भी सीरियस हो गई थी। सोचते हुए उसने कहा, मम्मा मेरे ख्याल से लगभग 2-2.5 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। पर बेटा इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? मम्मा मेरी शादी वाली जो एफडी आपने रखी है ना, बस उससे तोड़ दो। पागल है क्या? नहीं संयोगिता, तू वैसा कुछ नहीं करेगी, पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगी, शांति देवी ने कहा। पर कैसे मम्मी, आपके पास इतने रुपए कहाँ से आएंगे? बेटा मैंने अपनी नौकरी के दौरान कुछ रुपए बचाकर अलग रखे थे, वो रुपए मैंने कभी आलेख को नहीं दिए। अब उन्हें अपनी निया के मेडिकल की पढ़ाई के लिए खर्च करूंगी, इसका अलग ही सुख होगा। नहीं मम्मी, उन्हें आप ना निकालें, वैसे भी इस उम्र में आपको पैसे अपने पास रखने चाहिए। कल को आलेख ने कुछ गलत व्यवहार किया या बिजनेस डुबा दिया तो आप। अरे नहीं बेटा, जिसके पास तेरे जैसी बेटी और इतनी प्यारी पोतियां हैं उसे क्या चिंता, और फिर मेरी पोती डॉक्टर बनेगी, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। अगले दिन ही शांति देवी ने पोती की पढ़ाई के लिए रुपयों का इंतज़ाम कर लिया। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। आलेख के जीवन में अब कुछ नहीं बचा था। आशी कई सालों से ऑफिस के किसी कलीग के साथ अफेयर चला रही थी। इधर आलेख अब और भी ज्यादा शराब में डूबा रहने लगा था। छोटी छोटी बात पर वो माँ पर भी बरस जाता। शांति देवी का दिल कई दफा करता कि सब कुछ छोड़कर चली जाए, पर बेटे का मोह कहीं न कहीं आड़े आ जाता। जितनी देर आशी और आलेख घर में रहते, झगड़े होते रहते। शांति देवी का घर में दम घुटता। उनकी उम्र भी अब काफ़ी हो चुकी थी। वो करीब 80 साल की थीं। उनसे अब ज़्यादा दौड़ भाग नहीं हो पाती थी। संयोगिता के पास भी वे कई कई दिन बाद जा पाती। एक दिन उन्हें अपने पेट में दर्द महसूस हुआ। ये दर्द बार बार होने लगा। एक दिन शांति देवी ने बेटे से इसका जिक्र किया तो बेटे ने उपेक्षा से कहा, अरे माँ, तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, वैसे भी इस उम्र में खाना मुश्किल से ही पचता है। पर बेटा, ये दर्द कई दिनों से हो रहा है। कुछ नहीं माँ, बस गैस का दर्द होगा, तू अजवाइन फाँक ले, कहकर आलेख ऑफिस के लिए निकल गया। अगले दिन भी दर्द की वजह से शांति देवी ने खाना नहीं खाया, पर आलेख को कोई परवाह न थी। 2-3 दिनों के बाद जब शांति देवी से रहा नहीं गया तो उन्होंने फ़ोन पर बहू संयोगिता को ये बात बताई। संयोगिता एकदम से घबरा गई। वो उस समय ऑफिस में थी। तुरंत बोली, मम्मी मैं अभी ऑफिस से छुट्टी लेकर आती हूँ, आपको डॉक्टर को दिखा दूँगी। अरे बेटा, ऑफिस छोड़कर क्यों आ रही है, कल दिखा देना। नहीं मम्मी, कल शनिवार है और वे डॉक्टर शनिवार को नहीं बैठते, मैं अभी आ रही हूँ। 1 घंटे के अंदर संयोगिता आई और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई। बेटे और बहू के व्यवहार में अंतर देखकर उनका दिल भर आया। डॉक्टर ने ऊपरी जांच के बाद कुछ और टेस्ट कराने को लिख दिए। संयोगिता ने फटाफट सारे टेस्ट कराए और जो बात निकलकर सामने आई वो किसी ने सोची भी नहीं थी। शांति देवी को पेट का कैंसर था। डॉक्टर ने साफ साफ बताया कि कैंसर अभी ज़्यादा फैला नहीं है, पर इस उम्र में ऑपरेशन करवाना भी ठीक नहीं रहेगा। कीमोथेरेपी और रेडिएशन से इलाज किया जा सकता है। संयोगिता ने तुरंत अपने ऑफिस से 15 दिनों की छुट्टी की अर्जी डाल दी और सास की तीमारदारी में जुट गई। निया ने भी अपने संपर्कों के द्वारा दादी का बेहतर इलाज कराना शुरू किया। कीमोथेरेपी लंबी चलनी थी, सो संयोगिता ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, मगर उसने कभी सास को अकेला नहीं छोड़ा। उसकी दोनों बेटियों ने भी उनका पूरा सहयोग दिया। आलेख एक बार माँ से मिलने जरूर आया, पर कुछ मदद की इच्छा भी नहीं जताई। संयोगिता सास को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले आई और दिल से उनकी सेवा करती रही। अब शांति देवी की तबीयत में काफ़ी सुधार था। एक दिन उन्होंने संयोगिता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी मैं चाहती हूँ कि तू उस घर में वापस चले। संयोगिता ने हैरानी से सास की ओर देखते हुए कहा, आप क्या कह रही हैं मम्मी? आप जानती हो ना, अब मैं आलेख के साथ कभी नहीं रह सकती। कुछ भी हो जाए मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। पर बेटा, मैंने कब कहा कि तुझे आलेख के साथ रहना होगा? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तू अपने उस घर में वापस चले। पर वो घर मेरा कहाँ है मम्मी? वो तो आलेख और आशी का घर है। मैं उनके साथ, ये संभव नहीं है मम्मी। बेटा, वो घर आलेख का नहीं, तू भूल रही है। वो घर तेरे ददिया ससुर ने मेरे नाम किया था। उस 2 मंजिले खूबसूरत बड़े से घर को बहुत प्यार से बनवाया था उन्होंने, और अब उस घर को मैं तेरे नाम करना चाहती हूँ। नहीं मम्मी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आलेख को रहने दो उस घर में। मैं अपने किराए के घर में ही खुश हूँ। तू खुश है, पर मैं खुश नहीं बेटा। मुझे अपने घर में रहने की इच्छा हो रही है, पर अपने बेटे के साथ नहीं, बल्कि तेरे साथ।
मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे उस घर में ले चल, वहीं मेरी सेवा करना। उसी घर में मेरी पोतियों की बारात आएगी। मेरा ये सपना सच हो जाने दे बेटा। संयोगिता की आंखें भीग गईं। वो सास के गले लगकर रोने लगी। सास ने उसे चुप कराया और आलेख को फ़ोन लगाया। बेटा, तू अपना कोई और ठिकाना ढूंढ ले, मेरा घर खाली कर दे। ये तू क्या कह रही है माँ? खाली कर दूँ घर? पर क्यों? क्योंकि अब उसमें मैं संयोगिता और अपनी पोतियों के साथ रहूँगी। अच्छा, तो संयोगिता ने कान भरे हैं, भड़काया है तुम्हें? नहीं आलेख, संयोगिता ने कुछ नहीं कहा, ये तो मेरा कहना है। सालों से तुझे उस घर में रखा, अब संयोगिता को रखना चाहती हूँ। तुझे बुरा क्यों लग रहा है? ये तो होना ही था। इंसान जैसा करता है वैसा ही भरता है ना बेटे। तुम दोनों पति पत्नी तब तक अपने लिए कोई किराए का घर ढूंढ लो। और हाँ, थोड़ा जल्दी करना। इस रविवार मुझे संयोगिता और पोतियों के साथ अपने घर में शिफ्ट होना है बेटे। अपना फैसला सुनाकर शांति देवी ने फ़ोन काट दिया और संयोगिता की तरफ देखकर मुस्कुरा पड़ी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।